धरातल पर लाने के लिए नियुक्ति 102 उद्यमी मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 232 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि के चेक उद्यमियों को सौंपे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शुरुआत उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। जीवन की असली पारी अपने कैरियर को बनाने के लिए आपकी अब शुरू होने जा रही है और अगले 3 वर्ष के अंदर आप अगर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ करेंगे तो प्रत्येक माह आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा। कार्यों के मूल्यांकन के साथ साथ वर्ष भर में भी आपके कार्यों को हम लोग मूल्यांकन करेंगे और 3 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र अपने कार्यकाल को यहां पे पूरा करेगा, अगर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश शासन की औद्योगिक विकास से जुड़े हुए या विभिन्न हमारे औद्योगिक जो अथॉरिटी है उनमें या शासन की किसी भी सर्विस में वह नौकरी करने के लिए इच्छुक होगा तो एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ स्पेशल वेटेज देने की भी एक विशेष कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देंगे। मेरे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, यह केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर अपने निवेशक को कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश पर विश्वास किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। आप यहां पे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ चेंज किया है, 14वें से लेकर 2 नंबर पर हम आ गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है, आज के दिन पर कोई उद्यमी, कोई व्यापारी आज के दिन पे शिकायत नहीं करेगा कि किसी ने उनको फोन किया पैसे लेने के। यानी अब तो कोई आप लोगों से कोई राजनीतिक चंदा भी चुनाव में नहीं मांगता होगा, यानी नहीं मांगता होगा, कोई नहीं मांगता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है जहां किसी व्यापारी या किसी उद्यमी से कोई गुंडा तो दूर, कोई व्यक्ति चुनाव में भी कोई सहयोग नहीं मांगता है। और यह एक नया चेंज है क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देना चाहता है। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में भाव आया है कि नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब हमें नए सिरे से उत्तर प्रदेश को बनाना है और ये नए उत्तर प्रदेश को बनाने की प्रक्रिया है। कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आज के दिन पर ये जो चेंज आया है ये उसका उत्तर प्रदेश के प्रति योगदान के रूप में आप मान सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये चेंज आपको निरंतर लाभ देगा। इसलिए अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में करिए, रोजगार का सृजन करिए और सीएसआर की निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश में ही करिए। गोरखपुर के मोहद्दीपुर में सीबीसीआईडी कार्यालय के पास पुरानी बिल्डिंग गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहद्दीपुर में सीबीसीआईडी कार्यालय के पास एक जर्जर मकान बना था। सुबह अचानक मकान ढहने लगा, जिसमें 2 मजदूर दब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। अभी
मुझे आपदा विशेषज्ञ श्री गौतम गुप्ता जी द्वारा सूचना दी गई थी कि मोहद्दीपुर में CBCID कार्यालय के पास एक बिल्डिंग गिर गई है जिसमें 10-12 मजदूर दब गए हैं या घायल हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल मौके पर आ गए हैं। गौतम गुप्ता जी भी मौके पर आ गए हैं और NDRF के लाइजन ऑफिसर भी मौके पर आ गए हैं। मौके पर यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक दो लोग हैं जिन्होंने बताया कि 7-8 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं एक पुरानी बिल्डिंग है और वो गिर गई। 2 लोग दबे थे, अभी एम्बुलेंस से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष कोई भी यहाँ पर दबा नहीं है और शेष लोग यहाँ से हट गए हैं। ये बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है, परंतु यहाँ पर कोई भी, आप देख रहे हैं इस कार्यालय में कोई भी। वहीं रायबरेली में एक भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। दरअसल आम के बाग के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ चाचा भतीजे में और डायल 112 पुलिस के सामने ही भतीजे ने चाचा को राइफल से गोली मार दी। हालांकि अभी गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला डीही थाना क्षेत्र के कोल गांव का बताया जा रहा है। मिर्जा सहसा बेग नाम के युवक है जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है। पुलिस द्वारा लेके आए गए हैं। बताया जा रहा है कि गन शॉट के दौरान उनको चोट लगी है, जिनको स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। भर्ती करके उनको इलाज चल रहा है। सर्जन साहब ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उनको KGMC लखनऊ के लिए भेज दिया है ट्रॉमा सेंटर। तो खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस के सामने ही भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। दोनों पक्षों के बीच आम के बाग को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले में पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन तभी नाराज भतीजे ने पुलिस के सामने चाचा को दौड़ाकर राइफल से गोली मार दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर सकला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, भतीजे ने पुलिस के सामने चाचा को गोली मार दी, क्या कुछ खबर है आपके पास? इससे जुड़ी ही डिटेल में बताएं। ये बिल्कुल बात करी जाए तो जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और चाचा और भतीजे के बीच तो आम के बाग को लेकर जो है वो आपसी विवाद चल रहा था, जिसका बंटवारा होना था। इसी के लिए कई सालों से इन लोगों के बीच में आपसी विवाद था, लेकिन आज भतीजों ने अपने जो है वो राइफल पर जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 गोली जो है इनके बुजुर्ग चाचा जो है ये शहनशाह मिर्जा बेग हैं, इनके लगी है, जिसमें एक गोली इनके प्राइवेट पार्ट पर लगी है और इनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण इनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। ओम शंकर, क्या पूरा विवाद क्या था, किस वजह से ये घटना हुई? ये आम की एक बाग है और उसी के बंटवारे को लेकर इनके परिवार में आपस में तनातनी चल रही थी, जिसको ये जो है मामूली जो है कहा सुनी जो है आज खूनी संघर्ष में बदल गई। और इनके 2 भतीजों शाहरुख और शानू नाम के 2 भतीजे हैं, जिन्होंने अपने चाचा पर राइफल से गोली चला दी और गोली इस तरह चलाई गई है कि वहाँ डायल 112 के पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो अपनी जान बचाकर खुद भागते हुए नजर आए हैं। ओम शंकर, क्या इस मामले में गिरफ्तारी हुई है? जिन 2 भतीजों ने गोली चलाई है उन्हें गिरफ्तार किया गया है या अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? उनकी गिरफ्तारी की सूचना फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन घायल की हालत गंभीर है और उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है? किस तरीके का न्याय एक्शन जो है वो चाहते हैं आरोपियों के खिलाफ? जी, अगर पीड़ित परिवार की बात करें तो वो सीधा आरोप लगा रहे थे कि वो डायल 112 की वहां पर गाड़ी खड़ी थी, वो चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन जो है वो हमको बचाने के बजाय खुद अपनी जान जो है बचाकर वहां से भागे हैं। क्योंकि जिस तरह से 10 से 15 राउंड वहां पर गोलियां चली हैं, पूरा जो है इलाका जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में दिन दहाड़े भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। चाचा की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं उन्हेल में अंधी महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला लसूडिया चुवट गांव का है, जहां पर मंगलवार को अंधी महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
थाना उन्नेल क्षेत्र की एक पीड़िता लगभग 40 से 45 साल की उम्र ने रिपोर्ट किया कि लगभग 3 दिन पूर्व वो अपने घर के बाहर बाथरूम के लिए निकली थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले 3 लड़के और एक उसका जो जीजा है, पास के गांव में रहने वाला है, उनके द्वारा घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता चूँकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उसका पुत्र जो है पुणे में नौकरी ठेला लगाता है, वहाँ से अपने पुत्र को खबर करी है। पुत्र जब थाने पे आगे आया तो पुत्र को बता के और एक बहू है उसको बता के फिर थाने पर आज रिपोर्ट करने के लिए आई थी। आरोपीगणों की गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेज दी है और शीघ्र ही उसमें आरोपीगणों। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को अप्राकृतिक कृत मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राघव के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए विरोधियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपराधिक कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के वाद उपस्थित है। एकल पीठ में एफआईआर को खारिज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं रायसेन नगर परिषद ने मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वर वधू को जनप्रतिनिधियों ने 49,000 रुपए की राशि वितरित की। बता दें कि इस कार्यक्रम में 31 विवाह और 6 निकाह संपन्न कराए गए। नगर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। गरीब हिंदू बच्चियां मुस्लिम बच्चियों का ख्याल रखते हुए चौथी मरतबा ये निकाह की मजलिस मुनक़िद कराई। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हुकूमत की बहुत बड़ी खिदमत है कि जिन बच्चियों के निकाह नहीं हो सकते, उनके माँ बाप और पेरेंट्स इस लायक नहीं हैं कि वो खर्चे को बर्दाश्त कर सके, ऐसे गरीब बगैर किसी तफरीक मिल्लत और मज़हब और धर्म के हुकूमत वक्त ये इंतज़ाम कर रही है। बहुत से मुल्कों में ये काम नहीं है और माशा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल डाला है। 2014 से पहले भारत का नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। यूपीए के सरकार में 2014 में ना जमीन छोड़ी, ना आकाश छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया। 2014 के बाद पीएम मोदी ने भारत को निर्णय लेने वाला और मजबूत देश बना दिया। दो 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो 2 घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो 2 घोटाला, गन खरीदो 2 घोटाला, एरोप्लेन खरीदो 2 घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खनिज में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार में 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय है, पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर तक सड़क बना ली है।
उसको मिनट लगेगा घुसने में, लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। ये भी हमको ध्यान रखना। भारत था 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों। वहीं राज्य सरकार के नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को निशाने पर लिया। साथ ही दलित महादलित समाज के उत्थान कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मांझी परिवार मोह में बिक सकते हैं, लेकिन मुसहर भुइया समाज नहीं। ये समाज मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अपने आगे आने वाले प्लान मीडिया से साझा किए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तीसरी बार 2010 से लेकर के 2000 जब माननीय मुख्यमंत्री को 25 दिसंबर 2008 को जब महादलित का उत्पत्ति किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया था, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के मुसहर जमा हुए थे। और उसी सम्मेलन का उपज आज मैं तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर 27 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी के लाल, जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, उस समाज साल में 6 महीना अनाज खाते, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे ना है न पीछे बढ़ा। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय नीतीश कुमार ने, देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया से खबर है, जहां शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय ने दतिया के ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी एफएलसी के कार्यक्रम की जानकारी ली। वहीं उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ कमलेश भार्गव सहित दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम के रखरखाव और उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग के मद्देनजर अपने प्रभार वाले 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें दतिया भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एपीएलसी का कार्य चल रहा है और 10 तारीख से कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सीओ भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से आए थे, मिस्टर उपाध्याय जी आए थे। उन्होंने देखो संतुष्ट है, यहाँ का एपीएलसी का कार्य देखो वो संतुष्ट है, वो प्रसन्न होकर गए। उन्हें काम बढ़िया था, राजनीतिक दलों से ही मिले और जितने भी एपीएलसी कार्य करने वाले सबसे मिले थे। सर कहीं क्या उनका निरीक्षण था? हाँ, उनका निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश उनका निरीक्षण था। जी, कहाँ सर निरीक्षण किया? तो उनको 3 जिले मिले, तो आज दतिया जिले में आए थे। तो दतिया जैसे सुबह से 11 बजे निरीक्षण करके रहते। सर दतिया में कहाँ निरीक्षण किया? केवल एपीएलसी जो वेयर हाउस बना हुआ निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एपीएलसी का कार्य चल रहा है और 10 तारीख से कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सीओ भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से आए थे, मिस्टर उपाध्याय जी आए थे। उन्होंने देखो संतुष्ट है, यहाँ का एपीएलसी का कार्य देखो वो संतुष्ट है, वो प्रसन्न होकर गए। उन्हें काम बढ़िया था, राजनीतिक दलों से ही मिले और जितने भी एपीएलसी कार्य करने वाले सबसे मिले थे। सर कहीं क्या उनका निरीक्षण था? हाँ, उनका निरीक्षण भारत
वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा कला गांव का नया मामला सामने आया है, जहां एक हफ्ते पहले जुआ खेलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा लिया था, जिसके डर से एक युवक नदी में कूदा और युवक की मौत हो गई थी। वहीं अब परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की है। एक मामला एक नवयुवक की हत्या से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना लालगंज कोतवाली लालगंज में 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना उसकी हो रही है। और उसमें जांच अधिकारी लोग सीओ लेवल तक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, गए हैं। और उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके भी दो कारण हैं विशेष रूप से मिलने के लिए। एक कारण ये है कि जिस व्यक्ति मृतक व्यक्ति जो है वो 38 वर्ष का निर्युक्त था, उसकी जन्म से एक विकलांग बच्ची है। वहीं अलीगढ़ में पुलिस ने नेताओं की क्राइम हिस्ट्री तैयार की है और जांच में सामने आया है 7 बीजेपी युवा नेताओं का चेहरा, जिन पर मुकदमे लगभग हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं। इस क्रम में संजू बजाज पर 10 थाने में जानलेवा हमले और महिलाओं से संबंधित धाराओं सहित कुल 26 एफआईआर दर्ज हैं। बीजेपी में जिला मंत्री महानगर का पद है संजू बजाज का। साथ ही हरजीत सिंह पर 307 समेत 8, राकेश साय पर 4, विनय वार्ष्णेय पर 4, वहीं हर्षित नाम के व्यक्ति पर 3, संजय शर्मा और ब्रजेश कंटक पर 2-2 एफआईआर दर्ज हैं। अभी अगली लिस्ट अन्य नेताओं की बनकर तैयार हो रही है। अलीगढ़ पुलिस ने बीजेपी युवा नेताओं की क्राइम हिस्ट्री तैयार कर लिस्ट जारी की है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, सुनवाई की जा रही है। यदि लगता है तो उनके विरुद्ध जो है विरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और चूंकि मुकदमे पंजीकृत पहले से ही है तो कार्रवाई जो है प्रचलन है। तमाम ऐसे मुकदमे क्या उन पर कोई पुलिस कैसे मतलब मुकदमे विचाराधीन है न्यायालय में, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, सुनवाई की जा रही है। यदि लगता है तो उनके विरुद्ध जो है विरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और चूंकि मुकदमे पंजीकृत पहले से ही तो कार्रवाई जो है प्रचलन है। तमाम ऐसे मुकदमे क्या उन पर कोई पुलिस कैसे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम